नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपके 5 वीडियोस आपके पॉलिटी के प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं। तो पॉलिटी के 5 वीडियोस आप ऑलरेडी आपके अपलोड हो चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपके वीडियोस हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जो आपका फर्स्ट वीडियो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। मतलब उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। आप लोग पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के चेक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट माइंड, आप अच्छे तरीके से देखेंगे, उससे आपका ही रिवीजन ज़्यादा बेटर हो जाएगा। सेकंड वन उससे थोड़ा सा कम प्रायोरिटी होगा, लेकिन उसकी प्रायोरिटी कम नहीं होने वाली है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, उसको पढ़ना है, ऐसे ऐसे करके सारे के सारे एक बाय एक करके हम लोग पढ़े जा रहे हैं। ओके, एंड सेकंड थिंग आप लोग से ये बताना चाहूँगा कि अदर जो प्लेलिस्ट एक्टिव हैं उसमें से ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, आईआर का प्लेलिस्ट है, एंड आपका इकोलॉजी का, एनवायरनमेंट का प्लेलिस्ट है, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लेलिस्ट है। ये सारे के सारे आपके ऑलरेडी एक्टिव हैं, इन सब के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सेज वगैरह भी आ रहे हैं। तो अगर इनमें से आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा है या कुछ कुछ आप लोग का छूट गया तो सारे के सारे आप लोग जाइए प्लेलिस्ट के सेक्शन में, सब आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पढ़िए, साथ ही साथ उसको बार बार पढ़िए। इसके साथ आपको सफाइज करना है लक्ष्मीकांत के साथ। मैंने बताया था लक्ष्मीकांत को आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। लक्ष्मीकांत को पढ़ता था तभी आपका पॉलिटी जिंगाला। इसके अलावा और आप लोग से यही एक और रिक्वेस्ट है कि कुछ डाउट्स लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे आप लोग जितना कमेंट्स करते जाएंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग जो जिनके पास मेरा पर्सनल डेटा वगैरह है तो वो पर्सनली कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो वो थोड़ा सा आई रिक्वेस्ट कि यहाँ पे करेंगे तो बाकी सब लोग का भी क्लैरिटी बनता चला जाएगा। ओके, क्या है कि आपका डाउट किसी और को भी आ सकता है, तो बेटर है कि कमेंट सेक्शन में वो देख लेगा तो वापस से वही सेम डाउट के लिए मुझे बार बार बताना नहीं पड़ेगा। ओके, तो दिस ऑल, ये सब प्रोविजन हो गया। स्टार्ट करते हैं आपका इमरजेंसी प्रोविजन। व्हाट इज इमरजेंसी प्रोविजन? सो हर एक कंट्री कभी भी ऐसा नहीं है कि हमेशा सदा सदा एकदम शांति प्रिय ऐसा बना रहेगा। सो देयर कैन बी अ सिचुएशन जब आपके यहाँ पे कोई ऐसी विपदा आ जाए, आपदा आ जाए जो कि आपके कंट्रोल से थोड़ा बाहर जाने लगे। सो इन दैट केस आपका पूरा जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो डैमेज ना हो, वो खराब ना हो, वो वैसा का वैसा बना रहे, जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्षुण बना रहे। ठीक है, ऐसा मतलब अनडिस्टर्ब्ड बना रहे, उसके लिए हम लोग को ज़रूरी होता है इमरजेंसी प्रोविजन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ऐसा है, ये भारत के अलावा लगभग हर कंट्री के अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस होते ही होते हैं। ओके, बट हम लोग ने जो शुरू शुरू में लिया था तो वेमार रिपब्लिक से लिया था। मेरे यहाँ पे लाइट चली गई, इतना ज़्यादा प्रोविजन कर दिया मैंने। सो आप लोगों को मेरा खूबसूरत चेहरा देखने को नहीं मिलेगा, एंड ऐसे ही आप लेक्चर चलने वाला। ओके, सो आते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका इमरजेंसी प्रोविजंस का। तो ये वही है कि आपके यहाँ पे कोई मतलब इमरजेंसी कंडीशंस आ जाता है, जैसे नेशनल लेवल पे कोई आपके ऊपर अटैक वगैरह हो जाता है या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस वगैरह कुछ पैदा हो जाता है, तो इन दैट केस आप इमरजेंसी प्रोविजंस का उपयोग करने वाले हो। ओके, सो ये हमेशा यूज़ नहीं किया जाता है, जनरली इनको अवॉइड किया जाता है टिल दैट लास्ट टाइम, जब तक ऐसा ज़रूरत ना आन पड़े कि हाँ अब कोई ऑप्शन नहीं है, तब तक इसको यूज़ नहीं किया जाता। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया दैट इज भारत, इसके पास अपना एक अपना फेडरल रिपब्लिक का एक मतलब जो आपका, भले आपका आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, आपका आर्टिकल कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शाल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा, लेकिन हम लोग ने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो फेडरो यूनियन है। ठीक है, वो क्वासी फेडरल जिसको कहा जाता है, मतलब आपका यूनियन बायस थोड़ा उसके अंदर ज्यादा दिखता है ये लगभग लगभग फेडरेशन, इसके अंदर काफी सारे क्वालिटी जो है वो फेडरेशन के है, लेकिन इट इट हैज ए मोर बायसनेस टुवर्ड्स द यूनियन। ओके, सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया कि जब आपका इमरजेंसी कंडीशंस आ जाएंगे, तो इमरजेंसी कंडीशन में आपके यहाँ पे समझो 28 स्टेट्स हैं। इमरजेंसी कंडीशन में हो सकता है आपकी सरकार हर जगह पे ना हो, या फिर आपके थॉट प्रोसेस से सब लोग वाकिफ ना रखते हो। आप कह रहे हो कि हाँ हमारे ऊपर विपदा आ चुकी है या हमारे ऊपर एक्सटर्नल एग्रेशन किया जा रहा है, हमारे साथ हमारे पड़ोसियों ने वॉर छेड़ दिया हुआ है। सो इन दैट केस आपको लगता है, मतलब आप जो यूनियन मतलब सेंटर में जो हो उसको लगता है कि भाई ऐसा ऐसा कंडीशन आ चुका है, नाउ इट्स द राइट टाइम टू डिक्लेयर एन इमरजेंसी, बट इट कैन नॉट बी रेसिप्रोकेटेड बाय एवरीवन ना। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई 28 के 28 स्टेट्स हमेशा आपसे रेसिप्रोकेट ही करेंगे कि हाँ भाई सेंटर ने बोल दिया तो हम लोग भी इसको मानेंगे ही मानेंगे। आज ही देखते हो इतने सारे हरकतें हो जाती है, आर्मी के ऊपर भी डाउट खड़े कर देते हैं कि हाँ आर्मी
आर्मी ने किया है कि नहीं किया है, उसके लिए बोलते हैं कि भाई प्रूफ लेके आओ, ठीक है। नॉट ब्लेमिंग एनी वन, बट इट इज़ द केस कि ऐसा हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, आप हर चीज़ के ऊपर डाउट करना स्टार्ट करते हो। ओके, सो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल निर्माताओं ने, मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने ये सुविधा करके रखी कि भाई अगर ऐसा इमरजेंसी का कंडीशन आता है तो इंडिया मतलब बिना किसी बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस के ऑटोमेटिकली फेडरल से यूनियन में ट्रांसफर हो जाएगा, फेडरल से सीधा स्विच करेगा, यूनियन में ट्रांसफर हो जाएगा। व्हाट इज यूनियन एंड फेडरेशन, तो मैंने आप लोगों को पहले ही लेक्चर में बताया था कि फेडरल में क्या होता है, इसमें काफी सारे यूनिट्स एक साथ मिल के एक दूसरे को एक ट्रीटी के वजह से, एक एग्रीमेंट के वजह से एक दूसरे को ज्वाइन करके बैठते हैं कि भाई हम लोग इस फेडरेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, हम लोग फेडरेशन को कुछ पावर दे के डेलीगेट करते हैं और बाकी सारी पावर्स हमारे पास रहेंगे, ठीक है। वेरी फ्यू पावर्स हैज बीन डेलीगेटेड टू द फेडरेशन एंड ऑल द अदर पावर्स आर रिमेनिंग विद द यूनियन, मतलब आपके प्रोविंसेस। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं होता, यूनियन में उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, जो पावर है वो आपके यूनियन से, मतलब आपके सेंटर से फ्लो करता है टुवर्ड्स द ग्राउंड लेवल, ठीक है, ऊपर से नीचे, ठीक है, आपका टॉप टू बॉटम अप्रोच वाला यहाँ पे यूज किया जाता है। ओके, सो दिस इज द केस। सो यही हम लोग ने किया है कि आपके क्या बोलते हैं संविधान में ऐसा सुविधा करके रखा हुआ है कि जैसे आपके ऊपर इमरजेंसी कंडीशंस वगैरह आएगा तो आपको स्टेट से जाके राय लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस कुछ प्रावधान है उसको फुलफिल कीजिए और सीधा आप फेडरेशन से यूनियन बन जाओगे और जो आप डायरेक्टिव दोगे वो आपके पूरे के पूरे कंट्री में मान्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एक तरीके से इसको बोरो किया, ठीक है। आपका मतलब ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं पूरी तरीके से बोरो किया, कुछ कुछ चेंजेस हम लोग और भी जगह से लेंगे, जैसे कि वेमार रिपब्लिक से भी हम लोग ने काफ़ी चीज़ें वहाँ से बोरो किया। ओके, सो जो आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसके अंदर हम लोग ने इमरजेंसी प्रोविजन करके रखा था, उसी को हम लोग ने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात की जाए तो इस पार्ट के अंदर कौन सा पार्ट है, ये 18th, ठीक है, 18th, ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। सो 18th पार्ट के अंदर आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में आपके सारे इमरजेंसी प्रोविजन वगैरह दिए गए। ओके, सो इसमें भी आपका सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो आपका फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंड कर दिया जाता है ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, वो कहाँ से हम लोग ने उठाया, वो आपका वेमार रिपब्लिक से लिया है। वेमार रिपब्लिक एक्चुअली जो आपका सोवियत यूनियन बनाया गया था उसके समय उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो आपका वेमार कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहा जाता है, ठीक है। तो वहां से हम लोगों ने उठाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट जैसे कि मैंने बताया कि इमरजेंसी के समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट जो है वो आपका पूरी तरीके से पावरफुल हो जाएगी, टॉप टू बॉटम अप्रोच स्टार्ट हो जाएगा, आपके स्टेट्स वगैरह का जो इंडिपेंडेंस सी वगैरह होगा उस सब में हर जगह पे यूनियन जो है वो दखल अंदाजी कर पाएगा, वो आसानी से उनके ऊपर कोई भी लॉज वगैरह बना सकता है और स्टेट उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ओके, नेक्स्ट ये भी ऐसा हो गया। नेक्स्ट आपका फर्स्ट टाइम जो आपका प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था वो आपका पंजाब में ऐसे ऐसे समय पे लगाया गया था, ये सब चीज़ें अभी बाद में पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और हमारे यहाँ पे आज तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, भगवान करे कभी लगाने की ज़रूरत ना भी पड़े। एंड देयर वाज अ केस 1999 में 1991 में आपके यहाँ पे लगने जा रहा था, बट ड्यू टू द वेरी क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं टैक्टफुल तरीका ऑफ द क्या बोलते हैं आपके उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर एंड आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वजह से उस समय आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी को टाल दिया गया और हम लोग ने अपने देश को बचा लिया। ओके, यस देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि सही नहीं हुए, बट हम लोग ने अपने देश को बचा लिया। किसी के सामने भीख मांगने से, कटोरे लेके घूमने से तो बेटर वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आज आप पाकिस्तान की कंडीशन देख ही रहे हैं। ओके, तो इमरजेंसी प्रोविजंस आपके तीन है, तीन आपके यहाँ पे इमरजेंसी लगती है। आपका फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, इसको इसके अंदर भी दो प्रोविजंस है वो हम लोग आगे फर्दर देखने वाले हैं। स्टेट इमरजेंसी, इसको कॉमनली प्रेसिडेंट रूल बोला बोला जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, इसको इकोनॉमिक इमरजेंसी भी कहा जाता है, बट द मोर कॉमन टर्म इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आपके आर्टिकल 360 में दिया गया है। ये आपका स्टेट इमरजेंसी आपका फाइनेंस जो प्रेसिडेंट रूल है वो आपका 356 में दिया गया है और नेशनल इमरजेंसी आपका 352 में दिया गया। ओके, सो बारी बारी से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं नेशनल इमरजेंसी से, फिर हम लोग प्रेसिडेंट रूल पे जाएंगे और फाइनेंशियल इमरजेंसी पे फिर जाएंगे। ओके, थोड़ा सा वीडियो लेक्चर लंबा होगा क्योंकि हर एक चीज़ को डिटेल में बात किया जाएगा। इसी वीडियो के अंदर तीनों की बात की जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है
उसके बाद ये वाला है। इन दोनों के अंदर काफ़ी कंटेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, छोटा छोटा ये, ज़्यादा इसके अंदर याद रखने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है, इसको हम लोग डिटेल में अच्छी तरीके से बात करने वाला है। ओके, हम लोग बात सभी को डिटेल में करने वाले हैं, सॉरी बार बार बोल रहा हूँ। सब चीज़ को एकदम डिटेल में लिया जाए, कुछ भी छूटेगा नहीं आप लोग का, सारा क्वेश्चन इसी में से आएगा, दैट इज फॉर श्योर। ओके, सो स्टार्टिंग विद द नेशनल इमरजेंसी। व्हाट इज नेशनल इमरजेंसी? ऐसा इमरजेंसी जो आपके ऊपर किसी ने वॉर कर दिया तब किया जाए, या फिर आपके अंदर ही कोई इंटरनल रिबेलियन वगैरह हो गया है, तो उन दैट केस आपके यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है। दो केसेस मैंने बता दिया, एक तो होगा एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, आपके यहाँ पे आपके बगल वाले कंट्रीज जो है आपके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर कहीं से भी दूर से भी व्यक्ति ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, तो इन दैट केस ऑल्सो भी मतलब किसी को अगर जैसे अमेरिका को अगर लग गया कि हाँ भाई मुझे वॉर डिक्लेयर करना चाहिए, तो वो वॉर डिक्लेयर कर सकता है ऐसा वैसा करके। लेकिन ये मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग उसके खिलाफ वॉर करने ही जा रहे हैं, बट इट इज़ ए केस कि हाँ भाई अगर बाहरी कोई ताकत ने आपके ऊपर वॉर डिक्लेयर किया, सो इट विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर एक्सटर्नल इमरजेंसी। एंड जो आपके यहाँ पे इंटरनली होगा उसको कहा जाएगा आर्म रिबेलियन या फिर इंटरनल इमरजेंसी। ओके, याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा है, आगे चल के हम लोग और एलेबरेट करेंगे, पता चल जाएगा क्या डिफरेंसेस आ गया। आर्म रिबेलियन मतलब आपके यहाँ पे एक तो होता है शांतिपूर्ण तरीके से आप कोई आंदोलन कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप धरना वगैरह दे, तो ये शांतिपूर्ण है, लेकिन आप पता चला कि लाठी बंदूक दो गोली तो तलवार लेके निकल गया, हाँ चलो काट पीट डालेंगे मार डालेंगे ये सब कर डालेंगे, so that is an armed rebellion, ठीक है, it will be counted as an internal emergency, ठीक है, ये इंटरनल इमरजेंसी होता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन जो आपको है वो आपको ये बताती है कि भाई आपका जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ वॉर के कंडीशन में ही नहीं लड़ता डिक्लेयर करेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वॉर मतलब आपको जैसे वॉर एक्चुअली में डिक्लेयर हो जाए तब ही जरूरी नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी लगा जाएगा, या एक्सटर्नल एग्रेशन का जो आपका क्लॉज है उसको इन्वोक किया जाएगा। समझ में आ रहा है कि पता चला कि आपके बगल की कंट्री आप पाकिस्तान और चाइना जैसे हो सकते हैं, ठीक है, तो इन लोग ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, तभी जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। इट कैन ऑल्सो बी इम्पोज व्हेन द प्रेसिडेंट फील्स कि प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि वॉर कुड हैपन, ठीक है, वॉर कुड हैपन, वॉर हो सकता है, हमारे ऊपर एग्रेशन किया जा सकता है, हमारे ऊपर एक्सटर्नल अटैक किया जा सकता है, हमारे ऊपर वो जबरदस्ती अटैक किया जा सकता है, तो इन दैट केस ऑल्सो भी हम लोग मतलब प्रेसिडेंट जो है वो आपके नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं या एक्सटर्नल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। ओके, इवन एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें भी एक और कैवेट ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग पावर्स लड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका रशिया और यूएसए लड़ना स्टार्ट कर दे, ठीक है, यूएसए और रशिया के बीच में लड़ाई स्टार्ट होगी, ठीक है, मतलब सपोज कर लीजिए। सो इवन इंडिया कैन डिक्लेयर, अगर इंडिया को लगता है कि हाँ इनकी जो वॉर है वो अब फैलते फैलते इंडिया की गेट के आसपास आ चुकी है, मतलब इंडिया के आसपास भी फैल चुकी है, सो इन दैट केस इवन इन दैट केस इंडिया कैन डिक्लेयर, मतलब आपके प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं आपके एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में नेशनल इमरजेंसी। ओके, समझ में आ रहा होगा, ये बहुत छोटे छोटे ट्रिवियल फैक्ट्स है जो कि आपके लक्ष्मीकांत में बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से दिए गए, उनको ही पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से लिया गया। यहाँ पे भी हर चीज़ लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, मैं उनको ही मोस्टली फॉलो करता हूँ, मैंने उनको पढ़ के रखा है, दैट इज़ वाई मैं उन्हीं की चीज़ें बोलता हूँ यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट नेशनल इमरजेंसी को एक्सटर्नल इमरजेंसी कहा जाता है, और आपके आम रिबेलियन को इंटरनल इमरजेंसी, ये तो मैंने आपको बता दिया। चेंजेस, कुछ चेंजेस लाए गए थे, ठीक है, आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसके अंदर कुछ चेंजेस लाया गया था, ठीक है। सो इनिशियली जो आपका नेशनल इमरजेंसी होता था वो पूरे के पूरे भारत के लिए रहता था, मतलब आपका नेशनल इमरजेंसी घोषित किया कि पूरा का पूरा भारत एक यूनियन बन जाता, ठीक है, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया, इसको आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत चेंज करके एक नया सेक्शन डाल दिया, एक नया क्लॉज डाल दिया गया, कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टन टेरिटरीज, मतलब ऐसा भी हो सकता है कुछ छोटे से एरिया के लिए सिर्फ नेशनल इमरजेंसी घोषित किया जाए, ना कि पूरे के पूरे कंट्री के लिए घोषित किया जाए। ओके, नेक्स्ट ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ग्राउंड क्या होना चाहिए भाई, आपके ऊपर एग्रेशन होना चाहिए ना, बाहर से कोई एग्रेशन होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि अपने मन में आया और क्या बोलते हैं उसमें कर दिया। प्रेसिडेंट को एक रिटर्न रिकमेंडेशन दिया जाएगा कैबिनेट के थ्रू, ठीक है, कैबिनेट ही सुप्रीम है आपके यहाँ पे,
तो कैबिनेट आपको एक रिकमेंडेशन लिखित में देगी कि हाँ भाई हमको लग रहा है सर कि इस तरीके से क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे इमरजेंसी का केस बन रहा है, आपके यहाँ पे एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए या इंटरनल इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए क्योंकि ऐसा ऐसा चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। सो क्या बोलते हैं ये आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये प्रोविजंस डाले गए हैं, तो इसके बारे में अच्छे तरीके से याद रखिएगा क्योंकि रिसेंट अमेंडमेंट है। सो इसके अंदर ये कहा गया कि भाई प्रेसिडेंट को लिखित में मिलेगा कैबिनेट के द्वारा कि ये आपके कंडीशंस बन रहे हैं जो कि फेवरेबल है आपके यहाँ पे इमरजेंसी घोषित करने के लिए। सो यू शुड इम्पोज द क्या बोलते हैं इमरजेंसी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एक छोटा सा आप लोग को पीछे थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं 42 अमेंडमेंट में जो हुआ था जिसको 44 में चेंज किया गया। सो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर एक चीज़ डाल दिया गया था कि भाई प्रोक्लेमेशन अगर प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया है कि हाँ इमरजेंसी एग्जिट हो मतलब इन्वोक कर दी गई है, सो प्रेसिडेंट के इस इमरजेंसी के डिक्लेरेशन को कोई भी जुडिशियल ग्राउंड पे क्या बोलते हैं चैलेंज नहीं कर सकता, ऐसा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया था। ओके, नेक्स्ट आपके जो पहला आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर आपका आर्म्ड रिबेलियन शब्द नहीं था, उसके अंदर ये था कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, सॉरी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जैसा शब्द यूज किया गया था, सॉरी। ओके, उसमें शब्द यूज किया गया था इंटरनल डिस्टरबेंस, मतलब आपके यहाँ पे अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आपके कंट्री के अंदर इंटरनल डिस्टरबेंस हो गया है तो फिर आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं इमरजेंसी लगाई गई थी, जो आप लोग जानते हो फेमस द ग्रेट इमरजेंसी जो डरावनी लगाई गई थी, वो इसी वजह से लगाई गई थी कि भाई इसके अंदर जो ये क्लॉज था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस वगैरह, इन सब क्लॉजेस को पढ़ के उसी के बेसिस पे इमरजेंसी लगा दी गई थी। सो जब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया 78 के अंदर, सो उसमें इसको रेक्टिफाई किया गया क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपका रिकमेंडेशन है वो कैबिनेट के थ्रू आएगा। पहले कैसे हुआ था, आपके इंदिरा गांधी जी ने जब लगाया था तो उन्होंने खुद से कर दिया था, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने रेकमेंड कर दिया आपके प्रेसिडेंट को कि हाँ आपको लगाना ही पड़ेगा, उन्होंने लगा दिया, फिर बाद में उन्होंने कैबिनेट को बताया कि हाँ इमरजेंसी मैंने लगा दिया है, ठीक है। सो दिस शुड नॉट हैपन एक्चुअली, द जो आपका आना चाहिए वो कहाँ से आना चाहिए, कैबिनेट के थ्रू आना चाहिए, ना कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अलोन। ओके, सो दिस प्रोविजन वॉज एडेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ओके, नेक्स्ट इसके अलावा जो आपके इमरजेंसी को बार कर दिया गया था कि हाँ भाई इमरजेंसी के जो मतलब एक बार डिक्लेरेशन हो गया तो उसको कोई भी जुडिशरी चेक नहीं कर सकती है, उसको भी 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत नलीफाई कर दिया गया कि भाई ये क्लॉज जो है ये एक्ट नहीं करेगा। यस, इन दैट केस एक कैविएट ये डाला गया कि प्रेसिडेंट में, ठीक है, प्रेसिडेंट कैन एक बार जो ये आपका कैबिनेट का जो डिसीजन होगा कि हाँ इमरजेंसी लगानी चाहिए, उस डिसीजन को एक बार कैबिनेट के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं कि हाँ कैबिनेट एक बार आप रिकंसिडर करके बताओ। अगर रिकंसिडरेशन के बाद कैबिनेट बोलती है कि नहीं नहीं सही बात है, हम लोगों ने जो पहले बोला था वही सही है, आपको इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, तो इमरजेंसी लग जाएगी। ओके, ये भी कैविएट आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत डाला गया था। ओके, सो 44 के तहत आपने एक चीज कर दिया कि कैबिनेट के डिसीजन के हिसाब से होना चाहिए, कैबिनेट के डिसीजन को एक बार प्रेसिडेंट वापस से रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। एंड द थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज उसको क्या बोलते हैं जुडिशरी चेक कर सकती है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस के अंदर इसी स्टैंड को वापस दोहराते हुए कहा कि भाई जो आपके इमरजेंसी का डिक्लेरेशन है वो किस बेसिस पे किया गया, जो आपके क्या बोलते हैं इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए जो कागजात दिए गए होंगे, जो प्रूफ दिए गए होंगे, उनकी वैलिडिटी देखने का अधिकार हमारे पास है। जुडिशरी उसकी वैलिडिटी देख सकता है कि हाँ ये वैलिड है कि नहीं इस काम के लिए, अगर वो वैलिड है तो फिर इमरजेंसी चलेगी, अगर वैलिड नहीं है तो फिर इमरजेंसी को वहीं पे स्क्रैप कर दिया जाएगा। ओके, सो दिस वर एडेड बाय द 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बहुत ही ट्रिवियल फैक्ट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यूपीएससी इन्हीं में ही फंसाता है। ओके, नेक्स्ट पार्लियामेंट्री अप्रूवल और उसका ड्यूरेशन कितना होने वाला है वो देखते हैं, ठीक है। सो इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज, बड़ी लेवल का चीज़ है ना, नेशनल लेवल पे आपके यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर की जा रही है तो एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, ठीक है। सो इट शुड बी पास बाय बोथ द हाउसेज विद इन 1 मंथ, ठीक है, याद रखिएगा ये 1 मंथ है, बाकी दोनों 2-2 मंथ के ऊपर है, लेकिन ये 1 मंथ के लिए, पहले ये भी 2 मंथ था, इसको रिड्यूस करके 1 महीना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं नेशनल इमरजेंसी लगाई जा रही है, एक बड़े स्तर पे आपके यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा रही है, तो एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, इसको 2 महीने तक स्ट्रेच नहीं कर सकते, 1 महीने के अंदर इसको रफा दफा करो, हाँ है कि ना है खत्म करो। ओके, नेक्स्ट
सेम क्लॉज ये आपके हर एक में रिपीट होगा कि अगर लोकसभा सेशन में नहीं है, डिसॉल्व हो चुके हैं, इलेक्शंस वगैरह आ चुके हैं, तो जब तक वो आपन वापस से रिकंस्टिट्यूट हो जाती है तो उसके विद इन 30 डेज के अंदर उसका अप्रूवल हो जाना चाहिए, ठीक है। और इन द मीन टाइम आपके राज्यसभा को अप्रूवल दे देना चाहिए। अगर राज्यसभा में अप्रूवल नहीं मिला है सो वो बिल पूरी तरीके से नलीफाई हो जाए, खत्म हो जाएगा, ओके। सो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो मैक्सिमम एट मैक्स कितना हो सकता है आपका, अगर राज्यसभा में उसको क्या बोलते हैं सैंक्शन कर दिया गया है, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपका लोकसभा जो है डिसॉल्व हो चुका है और आपने इमरजेंसी को कॉल कर दिया गया, ठीक है। राज्यसभा ने इसको गो अहेड कर दिया, लेकिन लोकसभा जो है वो अभी इलेक्शंस वगैरह कराई जा रही है। तो इलेक्शन मैक्स कितने समय में हो जाना चाहिए, 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, 6 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए। तो 6 महीने तक एट मैक्स आपकी इमरजेंसी प्रोविजन चल सकती है, अगर उसको नेक्स्ट कमिंग लोकसभा में उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, उसको बंद नहीं किया गया, ओके। सो दिस वॉज आपका क्या बोलते हैं प्रोविजन। इसके अलावा जो आपकी इमरजेंसी की डिक्लेरेशन होने वाली वो स्पेशल मेजॉरिटी से होने वाली है, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होने वाली है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो वो सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होने वाला, उसको स्पेशल मेजॉरिटी। ऑलरेडी मेजॉरिटीज कौन कौन सी है वो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, वो ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। सो आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसमें आप लोग को अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो इससे पहले का हम लोगों ने वीडियो डाला हुआ है उसमें आप लोग को मिल जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, रिवोकेशन कैसा किया जाएगा, मतलब उसको खत्म कैसे किया जाएगा। तो किसी भी समय पे जब भी प्रेसिडेंट को मन में आ जाए कि हाँ भाई अब बहुत हो गया इमरजेंसी, अब खत्म करो इसको, सो इट कैन बी रिवोक्ड, ठीक है। एक अदर और केस इसमें डाला गया कि अगर लोकसभा को लगता है कि जैसे प्रेसिडेंट को नहीं लगता कि हाँ भाई रिवोक करना चाहिए, लेकिन लोकसभा ने अगर सिर्फ लोकसभा में, याद रखिएगा, लोकसभा ने सिर्फ अगर रिवोक करने के लिए रेजोल्यूशन पास कर दिया सिंपल मेजोरिटी के तरह, ये भी याद रखिएगा कि वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी थी, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी, सब ट्रिपल फैक्ट्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा ने पास कर दिया सिंपल मेजोरिटी से कि हाँ भाई अब इमरजेंसी बहुत हो गया, लोग थक गए, अब आप खत्म करो इमरजेंसी। तो इमरजेंसी शुड बी एबॉलिश इवन व्हेन प्रेसिडेंट को लगे कि नहीं इमरजेंसी नहीं खत्म करनी है, तो भी लगा उसको रिवोक करना पड़ेगा, ओके। इफेक्ट क्या है, तो इफेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं आपके 3 हेड्स पे। इफेक्ट इन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा स्टेट असेंबली, एंड इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स। ये आपका जो इमरजेंसी है उसका इफेक्ट इन तीनों के ऊपर कैसे कैसे पड़ने वाला है वो हम लोग कैसे उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, ओके। सो एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होने वाला है, पूरी तरीके से सेंटर के पास चला गया है ना। मैंने आप लोग बताया कि ये पूरी तरीके से एक आपका यूनिटरी फॉर्म में हो जाएगा ना, आपका जो क्या बोलते हैं जो फेडरेशन है वो पूरी तरीके से यूनिटरी फॉर्म में चला जाने वाला है। तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास चला जाएगा, आपके सेंटर के पास चला जाएगा। सेंटर जैसा जैसा बोलेगा वैसे वैसे तरीके से स्टेट को करना पड़ेगा। इसके बजाय जैसे आपके नॉर्मल समय पे क्या होता था, आपके स्टेट को पूरी तरीके से स्वायत्त छूट दे दी गई थी कि भाई जो करना है वो करो आपके स्टेट के अंदर, बस कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अधीन रहो, उसके बाहर जाओगे तो वी विल इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, लेकिन अगर आप उसके अंदर हो तो फिर हम लोग आपके अंदर दखल अंदाजी नहीं करने वाले, ओके। सो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगाने के बाद क्या होने वाला है, एग्जीक्यूटिव पूरी तरीके से आपका स्टेट, ये ऐसा, लेकिन ये भी याद रखिएगा, ये भी आप लोग को याद रखना है, इसमें बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं कि आपका सीएम को निकाला नहीं जा रहा। यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला कि सीएम और स्टेट लेजिस्लेचर को पूरी तरीके से निकाल दिया। इट मे हैपन बट इट इज नॉट ए कंपल्शन। ये ऐसा नहीं है कि कंपल्शन है, सीएम वहीं पे रहेंगे, वो वैसे ही काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर वैसे ही काम करते रहेंगे, आपका सारा का सारा काम बस नेशनल लेवल से होता रहेगा, ठीक है। सीएम भी अपने अपने तरीके से काम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाले, अगर नेशनल इमरजेंसी को किसी तरीके से हर्ट नहीं करे तब तक, ओके। अगर उसको हर्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर उन जगह पे आपके प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई किया जा सकता है, ओके। लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव में क्या होगा, आपके नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट एम्पावर हो जाएगा, पूरी तरीके से एम्पावर हो जाएगा। किसके लिए, सब्जेक्ट लिस्ट के अंदर जो जो मैटर्स है उनके अंदर सबके ऊपर वो लिख सकता है। जो आपका सब्जेक्ट लिस्ट बोल रहा हूँ, स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनके ऊपर वो आसानी से कानून बना सकता है। अभी आपके यहाँ पे जो आपका आर्टिकल, आपका जो शेड्यूल 7 है, 7th शेड्यूल जो है उसके अंदर 3 लिस्ट है, ठीक है। फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट, थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो जो आपके आर्टिकल्स दिए गए, सब्जेक्ट्स दिए गए, टॉपिक्स दिए गए, उनके ऊपर पार्लियामेंट आपके लॉज बनाती है, ठीक है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो जो दिया गया है वो आपके स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर इन दोनों में से कोई भी बना सकता है, लेकिन ज़्यादा पावर, ज़्यादा वेटेज आपके पार्लियामेंट को दिया जाता है। और उसमें भी कुछ कैवेट है, कभी और डिस्कस किया जाएगा, लेकिन ये है कि पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर दिया जाता है।
बट यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजन लगते ही ये सब पूरा का पूरा स्क्रैप कर दिया जाएगा, इसके ऊपर कोई सोचने की बात नहीं है। आपका जो पार्लियामेंट है वो इन तीनों के ऊपर भी किसी के ऊपर लॉ बना सकती है, ठीक है। इनफैक्ट आपके स्टेट लिस्ट के अंदर भी लॉ बना सकती है, उसके जैसा वैसा लगे वैसा कर सकते हैं, ओके। इसको कोई भी रोक नहीं सकता कि हाँ भाई स्टेट लिस्ट का दायरा है, इसके अंदर इंफ्रिंज मत करो, ऐसा नहीं कर सकता। ये पूरी तरीके से ओवर राइडिंग पावर उसके पास आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या मतलब, फाइनेंशियल इमरजेंसी बोला, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या होने वाला है, आपके फाइनेंशियल रिलेशंस में क्या होने वाला है। तो फाइनेंशियल रिलेशन मतलब आपके सेंटर और स्टेट के बीच के जो फाइनेंशियल रिलेशन उसके बीच में क्या होने वाला है। सो अगर प्रेसिडेंट को लगता है या फिर सेंटर को लगता है, प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली सेंटर की तरफ से काम करता है ना, तो सेंटर शब्द ज़्यादा बेटर है, बार बार प्रेसिडेंट बोलना अच्छा नहीं लग रहा। सो सेंटर को अगर लगता है कि भाई जो हम लोग ग्रांट्स देने वाले थे, सपोज करो फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट बोल के रखा है 50% स्टेट को डिवॉल्व करके रखो, लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी घोषित कर दी गई। सो प्रेसिडेंट और द यूनियन गवर्नमेंट कैन ये 50% को विथहोल्ड कर के रख सकते हैं कि भाई जब हमारे पास पैसा होगा तब तक देंगे, ये 50% हम लोग उपयोग करने वाले हैं किसी और काम के लिए, डिफेंस पर्पज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, ओके। सो ये आपका जो पैसा रोकने का अधिकार है, या चाहे तो डिवॉल्व करें या चाहे तो ना डिवॉल्व करें, ये आपके सेंटर के जिम्मेदारी हो जाती है, आपके प्रेसिडेंट का जिम्मेदारी हो जाता है, और इसके ऊपर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हालांकि ये जो पैसे रोकने वाली बात होगी, इसको उनको पार्लियामेंट के पास रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने मर्जी से कर सकते हैं, उसको पार्लियामेंट के पास वोटिंग के लिए रखना पड़ेगा कि हाँ भाई हम लोग स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसे ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप लोग इसके ऊपर सहमति दीजिए कि हमारे पास पैसे कम है, सो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को पैसे ट्रांसफर नहीं कर रहे, ओके। और सहमति मिलने के बाद ही उस पर काम किया जाएगा, ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली। सो स्टेट असेंबली और लोकसभा के लाइफ को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है एट ए टाइम, ठीक है। एक टाइम के लिए फर्स्ट जो आपका क्या बोलते हैं बढ़ाया जाने वाला होगा, वो आपका 1 साल के लिए एटलीस्ट बढ़ाया जा सकता है। मतलब आपका अगर 2020 में उसको खत्म होना था, सो 2020 इतना डरावना साल था कि अभी तक 2020 से मैं बाहर ही नहीं निकला, 2023 चल रहा है, ओके। सो 2023 अगर क्या बोलते हैं में ख़त्म होने वाला था, सो इट विल बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर कि 2024 तक आपका जो सेम लेजिस्लेचर, सेम आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोला, स्टेट असेंबली जो है आपका, लोकसभा जो है वो वैसा का वैसा काम करेगा, डिसॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं, नया जनरल इलेक्शन कराने की कोई जरूरत नहीं है, 1 साल तक आप वैसा का वैसा कर सकते हो, ठीक है। एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड 1 ईयर एट ए टाइम, बार बार आप उसको एक्सटेंड करते रह सकते हो, लेकिन आपको देना पड़ता है, आपको वो क्लॉजेस बताने पड़ता है कि हाँ हमारे यहाँ पे अभी राइट नाउ कंडीशंस अच्छे नहीं हुए, नॉर्मल नहीं हुए, तो हम लोग इसको वापस से एक्सटेंड करें। ऐसा नहीं है कि अपने मन में आया, अपने मर्जी से आप लोग उसको एक्सटेंड करने वाले हो, वो रीजंस वगैरह भी देने पड़ते हैं, ओके। लेकिन अगर आपका नेशनल इमरजेंसी खत्म हो चुका है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ नेशनल इमरजेंसी खत्म हो चुका है, हम लोग को बहुत सारा नुकसान हुआ है, हम लोग इसको और एक्सटेंड करेंगे, 1 साल के लिए और एक्सटेंड करें, ऐसे नहीं कर सकते। नेशनल इमरजेंसी खत्म हुआ उसके 6 महीने के बाद आपको वहाँ पे इलेक्शंस कराने ही कराने, और आप नए तरीके से सरकार बनाने वाले हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ओके। हाँ, लोकसभा का आपका कार्यकाल खत्म होना चाहिए, उसके बाद ही की बात करो, ओके। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, थर्ड पॉइंट आपका। सो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो आपके 2 आर्टिकल्स के अंदर मेंशन किया गया, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 के अंदर, ठीक है। बहुत एलैबोरेटली इसको अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है। सो डिस्कस करते हैं। आपका फर्स्ट 358 के अंदर क्या मेंशन किया गया है कि भाई जैसे ही आपका नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम किया गया, जैसे ही आपका नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम किया गया, जो भी आपके राइट्स आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए, याद रखिएगा हम लोग ने आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स का बात किया गया, तो उसके अंदर 6 आपके सब आर्टिकल्स थे, ठीक है, सब राइट्स थे। आर्टिकल 19 के अंदर 6 सब राइट्स थे, राइट टू मूवमेंट, राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपका राइट टू स्पीच एंड एसोसिएशन बनाना, आपके असेंबली करना, विद पीसफुल प्रोसेशन वगैरह करना, कहीं पे भी घूमना, कहीं पे भी सेटल हो जाना, कोई भी प्रोफेशन करना, ठीक है। सो ये सब जो चीज़ें थी, ये सब आपके तुरंत विदाउट एनी फर्दर प्रोक्लेमेशन ये तुरंत ही एबॉलिश कर दी जाएंगे, समझ में आ रहा है। मतलब आपका जैसे ही आपका नेशनल इमरजेंसी घोषित किया जाएगा आपका आर्टिकल 352 के तहत, वैसे ही आपका ये 6 के 6 जो राइट्स हैं वो पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया जाएगा। इनके लिए अलग से कोई ऑर्डर सस्पेंशन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। नेक्स्ट, इसमें एक 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक कैवेट डाल दिया गया कि भाई जब ये
एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी, याद रखिएगा, वापस से याद करिएगा, एक्सटर्नल इमरजेंसी मतलब बाहर से अटैक हो रहा है, ठीक है। सो एक्सटर्नल इमरजेंसी जब होगा उसी समय के नेशनल इमरजेंसी के दौरान आपका 19 जो आपके आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकेगा। वापस से बताता हूँ, जब आपके एक्सटर्नल इमरजेंसी की बात होगी उसी केस में आपके आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 राइट्स है उनको सस्पेंड किया जा सकेगा। इंटरनल इमरजेंसी के केस में उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। इंटरनल इमरजेंसी के दौरान आपके 19 के अंदर जो भी 6 राइट्स दिए गए वो सस्पेंड नहीं किए जा सकते, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एग्रेशन के दौरान ही किए जा सकते। ओके, नेक्स्ट, सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा अगर फंडामेंटल राइट्स को अगर सस्पेंड करना होगा तो किस में दिया गया, आर्टिकल 359 के अंदर। 359 के अंदर मेंशन किया गया कि भाई इसके अलावा आपका 358 के अलावा जिस जिस फंडामेंटल राइट्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहेंगे उसको वो क्वाश कर सकते हैं। ओके, उसको वो कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ये दोनों आर्टिकल को छोड़ के बाकी सारे के सारे आर्टिकल्स को हम लोग उसको बंद करके रख सकते हैं, उसके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा उसको रोका जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ये आपका क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में आपके जिस जिस एक्ट के लिए जिस जिस आपके आर्टिकल के लिए मेंशन कर दिया गया कि हाँ इसको सस्पेंड किया जाता है, इसको सस्पेंड किया जाता है, वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे एक्सेप्ट आपका 20 और 21, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये आपका 38 और 358 और 359 के बीच का डिफरेंस है। ये आपका आर्टिकल 19 तक कन्फाइंड है, लेकिन ये आपके हर एक फंडामेंटल राइट का जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर मेंशन किया गया उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। इसके लिए अलग से कोई रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक आपका रेजोल्यूशन पास किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, ये आपके एक्सटर्नल एग्रेशन के दौरान काम करता है, ये हर एक ऊपर किया जा सकता है आपका। ये इसका मैंने कहा ना कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एग्रेशन के ऊपर कर सकता है, इंटरनल एग्रेशन के ऊपर नहीं। लेकिन यहाँ पे आपका इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी आपका क्या बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी हो उसके केस में किया जा सकता है। ओके, ये पूरे के पूरे प्रोक्लेमेशन के एंटायर ड्यूरेशन मतलब जब तक आपकी नेशनल इमरजेंसी चल रही है उतने समय तक इसको वैलिड रखा जाता है, इसको वैसा का वैसा एक्टिव रखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब तक का समय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन किया जाएगा उसी समय तक आपके ये फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट, ये पूरे कंट्री के ऊपर एक्सटेंड होता है, लेकिन ये आपके कंट्री के ऊपर हो सकता है, साथ ही साथ किसी किसी पार्ट में भी शिफ्ट हो सकता है। ओके, होप करता हूँ आप लोग को नेशनल इमरजेंसी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, इंटरनल एक्सटर्नल हर तरीके से। 358 में क्या है, 359 में क्या है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके इमरजेंसी का, आप लोग को पता होना ही चाहिए। इसका प्रोक्लेमेशन, इसका ड्यूरेशन, रिवोकेशन कैसे किया जाता है, इसके जो सटल सटल डिफरेंसेस मैंने बताया, आपका स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, क्या बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी क्या है, कैसे कितने महीने में क्या कैसा करना है, वो सब कुछ जो मैंने मेंशन किया वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट रूल एक्चुअली इसका एक्चुअल टर्म तो स्टेट इमरजेंसी है, तो इसको स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल हम लोग इसके लिए कहते हैं क्योंकि जो पावर रहती है पूरी तरीके से प्रेसिडेंट के पास चली जाती है, दैट इज वाई वी कॉल इट एज ए प्रेसिडेंट रूल। एक्चुअल इसका टर्म है स्टेट इमरजेंसी। ओके, मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया। ओके, सो ये लाइट मेरी आंखों पे कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है, मैं अंधा अंधा ना हो जाऊँ। ओके तो पता चला पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। आपके आर्टिकल 355 में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया गया है आपके सेंटर को। सेंटर को काम क्या दिया गया है, इट हैज टू एंश्योर, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एंश्योर, इट हैज टू एंश्योर, कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट की बात की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शाल एंश्योर दैट एवरी स्टेट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। वापस से बोलता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ, आपके जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखा गया है आर्टिकल 355 के अंदर कि वो ये इंश्योर करेगा कि जो स्टेट मशीनरी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे काम करे। स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से काम कर रही है, अपने
आपका मतलब ऑटोनॉमी का गलत फायदा नहीं उठा रही है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ द सेंटर जो कि आपके 355 में दिया गया। ओके, सो अगर ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है, अगर सेंटर को ये लगता है कि भाई जो स्टेट है वो इस मशीनरी के हिसाब से काम नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, आर्टिकल 356 में मेंशन किया गया कि इन दैट केस वी विल हेल्ड इट एज ए फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट। समझ में आया? तो सेंटर ये समझ सकता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन हो चुका है उस स्टेट के अंदर, एंड नाउ इट इज आवर ड्यूटी टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी को हम लोग इम्पोज कर दे। ये आपके आर्टिकल 356 के अंदर मेंशन किया गया। सो आर्टिकल 356 के अंदर मेंशन किया गया कि भाई इस केस में आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है वो पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो चुका है, कहाँ पे, स्टेट के अंदर। सो ये स्टेट का अब आगे कोई मतलब हम लोग भरोसा नहीं कर सकते कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पे वापस से आने वाला है। सो बेटर है इसके ऊपर हम लोग प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी लगा देंगे, सो दैट अब ये पूरी तरीके से क्या बोलते हैं, स्टेट के पावर से निकल के सेंटर के पावर में आ जाएगा। ओके, प्रेसिडेंट के पावर में आ जाएगा। ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन, दो ग्राउंड्स मेंशन किए गए। फर्स्ट तो मैंने आप लोग बताया 356, इसके अंदर आपका मेंशन कर दिया गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी काम नहीं कर रही है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी होनी चाहिए थी वैसा काम नहीं कर रही है, ये कुछ और ही काम कर रही है। तो इन दैट केस आपका फर्स्ट केस हो गया आपका ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन। सेकंड है आर्टिकल 365, ठीक है, यहाँ पे 56 था, यहाँ पे 65 है। ओके, उल्टा कर दिया। सो यहाँ पे मेंशन क्या किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक डायरेक्टिव अगर दिया गया, मतलब आपके सेंटर ने, आपके यूनियन गवर्नमेंट ने कोई एक डायरेक्टिव पास किया है आपके स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट आप अपने यहाँ पे ये चीज़ इस तरीके से करो, ठीक है, ये भी वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी करो, उल्टा सीधा काम नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ तो वैलिड चीज़ों की बात की जाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के अधीन आएगा। ओके, सो उसके ऊपर कोई भी काम उसको बोलता है, स्टेट गवर्नमेंट को बोलता है कि आप ये काम करिए। ओके, एंड स्टेट डजंट ऑब्लाइज, ठीक है, स्टेट बोलता है ना मुझे नहीं करना, जो करना है वो कर लो, मैं नहीं करने वाला, ठीक है, आपके दिए हुए इस काम को मैं नहीं कर सकता। सो इन दैट केस ऑल्सो सेंटर कैन ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के रिपोर्ट के ऊपर सेंटर ये करेगी, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी, प्रेसिडेंट देखिए गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी है कि भाई आपके यहाँ पे जो हम लोगों ने डायरेक्टिव भेजा था, मतलब स्टेट के अंदर जो डायरेक्टिव भेजा था वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, दैट इज वाई वी हैव टू इम्पोज स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे इम्पोज करना पड़ेगा। इसमें आप लोग को एक छोटा सा चीज़ बताया था जो बच्चे लोग के अंदर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसे तो स्टेट आता था ही हो मतलब आपका जो सेंटर है वो तो आता था ही हो जाएगा, कुछ भी करेगा अपने मर्जी से बोल देगा कि हाँ ये करो वो करो। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर केस में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपको बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, आपके यहाँ पे आयुष्मान भारत प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, आयुष्मान भारत एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिसेंट, आई हैव सीन मैनी पीपल जो इसका बेनिफिट बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मतलब बहुत ही गरीब लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ ऐसा कुछ स्कीम हमारे यहाँ पे चल रहा है। सो आयुष्मान भारत आपके यहाँ पे पूरे भारत में चल रहा है एक्सेप्ट फ्यू स्टेट्स। कौन कौन से? दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन तीनों में इसको लागू नहीं कराया गया है ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन, कोई और रीजन नहीं है, पॉलिटिकल रीजन की वजह से इसको नहीं चालू किया गया है। बोला जा रहा है कि हाँ करेंगे करेंगे, बट उसको समझिए आयुष्मान भारत को 7 साल होने को आ गए, वो तब से लेकर आज तक ऐसा का वैसा ही पड़ा है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि अब सेंटर इसके ऊपर बोलते हैं कि हाँ आपने आयुष्मान भारत को, हम लोग ने डायरेक्टिव भेजा था कि आप उसको लागू करिए, आप उसको लागू नहीं करें तो हम लोग आपके ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है भाई, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। हर एक डायरेक्टिव के लिए वो काम नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव के लिए काम करता है। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव इज द मस्ट। ओके, नेक्स्ट पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन की बात करते हैं। सो इट ऑल्सो शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस विद इन 2 मंथ्स। मैंने बताया ना कि इसको 2 मंथ के अंदर इसको अप्रूवल मिलना चाहिए, ठीक है, आपके क्या बोलते हैं दोनों भी हाउस के अंदर से, जिस दिन से उसको लागू किया गया कि भाई इस दिन आपको पता चल गया कि हाँ भाई इसको हम लोग ने मतलब लागू करना चाहिए, स्टेट इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, तो उस दिन से, जिस दिन आपका प्रोक्लेमेशन आता है, गवर्नर जिस दिन बोलता है उस दिन से लेके आगे के 2 महीने तक आपका उसके बीच में इसको करना था। ओके, नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। वापस से देखते हैं, 2 महीने का टाइम, ठीक है, वहां पे मैंने आप लोग बताया था वो 1 महीने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे आपको चाहिए 2 महीने, ठीक है, 2 महीने का टाइम के अंदर इसको दोनों हाउसेस से अप्रूवल मिल जाना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट सेम कंडीशन वही होगा कि अगर आपका क्या बोलते हैं लोकसभा जो है वो आपका डिसॉल्व हो चुका है, राज्यसभा फंक्शनिंग है और लोकसभा डिसॉल्व हो चुका है, उसका इलेक्शन वगैरह कराना है, तो फर्स्ट सिटिंग जब होगी आपकी लोकसभा, तो मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है। 6 महीने के बाद आपका क्या बोलते हैं आपको इसको करवा लेना है, मतलब जो फर्स्ट सिटिंग जो हो उसके बाद इसको करवा दिया जाना चाहिए, ठीक है। इन द मीन टाइम आपके राज्यसभा के द्वारा इसको अप्रूवल मिल चुका होना चाहिए, नहीं तो फिर क्वाश हो जाएगा, ओके। सॉरी। नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू कहाँ तक एक्टिव है, तो एक समय था जब ऐसा हो गया कि आपके यहाँ पे मतलब आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 38 कराया गया, ठीक है। याद रखें 42 नहीं 38, बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और कंफ्यूजन भी बहुत पैदा किया है जानबूझ के कि 42 में किया गया, लेकिन 42 में नहीं, ये 38 में किया गया था। 38 में एक प्रोविजन डाला गया क्या, कि जो सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मैंने आप लोग बताया कि आपका आर्टिकल 356 में क्या कहा गया कि भाई सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का बैकग्राउंड के पता करने के लिए, ओके। जो आपका आर्टिकल 365 है या 56 है उसके अंदर प्रेसिडेंट का विवेक कहा गया, मतलब सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन। सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 38 के अंदर आपके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐसा कर दिया गया कि जो सेटिस्फैक्शन है उसको कोई भी जुडिशरी कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकती। ये डेफिनेटली आप लोगों को पता है किसने किया था, बट ये ऐसा था कि भाई इसको किसी भी कीमत पे किसी भी ग्राउंड्स के ऊपर किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी जुडिशरी के अंदर इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सका, ठीक है। सो दिस वाज एडेड इन द आपका अमेंडमेंट एक्ट 38, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 38 के अंदर। दिस वाज सब्सिक्वेंटली डिसॉल्व, इसको तोड़ दिया गया, इसको फोड़ दिया गया और इसको हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और ऐसा कहा गया कि भाई ऐसा कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन इज नॉट बियॉन्ड, ये यहाँ पे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे किया जा सकता है, ओके। ऐसा जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। बाद में एक केस भी हुआ, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वाई इट कैन नॉट बी टेकन ओवर बाय द एनी मीन्स, किसी भी मीन्स से इसको टेकन नहीं किया जा सकता, वापस नहीं लिया जा सकता, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से पावर्स एक्वायर कर लेता है आपके प्रेसिडेंट जी जब आपके प्रेसिडेंट रूल का लागू होता है, क्यों उसको प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, ठीक है। तो दैट इज दीज आर द पावर जो कि ये असर कर लेते हैं, अपने पास ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या पावर है, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो आपके स्टेट की किसी भी तरीके का कोई भी अथॉरिटी हो सकती है आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी, चाहे सीएम हो, चाहे आपका कोल मिनिस्टर, चाहे होम मिनिस्टर, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, कैसा भी मिनिस्टर हो, वो सारा का सारा पावर आपके प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। प्रेसिडेंट जी चाहे तो किसी को अपॉइंट कर सकते हैं अपने बिहाफ पे, जनरली वो गवर्नर को अपॉइंट कर देता है, लेकिन प्रेसिडेंट जी चाहे तो किसी को अपने बिहाफ पे रख सकते हैं या फिर वो खुद भी पूरा का पूरा काम देख सकते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता, ठीक है। सो जनरली इट इज सीन कि गवर्नर को वो अपॉइंट कर देता है कि हाँ भाई आप देखो आगे का कार्यक्रम स्टेट का, सो गवर्नर जनरली बिकम्स, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि गवर्नर को ही बनाया जाएगा, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू किसी को भी कर सकता है, खुद को भी ले सकता है, ओके। नेक्स्ट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर प्रेसिडेंट जी का क्या है कि वो डिक्लेयर कर सकता है कि जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर का जो काम था वो पार्लियामेंट करने वाली, समझ में आ रहा है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर का जो कानून बनाने का उस स्टेट के लिए, उस स्पेसिफिक स्टेट जो भी एबीसीडी स्टेट है उस स्टेट के लिए जो भी कानून बनाने का काम स्टेट लेजिस्लेचर कर रही थी, वो पावर अब छीन के हम लोग पार्लियामेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। पार्लियामेंट अब उस स्टेट के लिए लॉज पास करेगी, बजट पास करेगी, एलोकेशन वगैरह करेगी, वो पार्लियामेंट करने वाले, ओके। नेक्स्ट, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है मतलब या फिर अथॉरिटी है जिसका कोई ऐसा मतलब उसके उसका सस्पेंशन वगैरह भी करना होगा तो वो चाहे तो कर सकता है, मतलब उसको चाहे तो रोक सकते हैं, उसका काम अधिकार, हालांकि ये जुडिशरी का नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा, ये कभी भी हाई कोर्ट के पावर को असर नहीं कर सकते, जुडिशरी के पावर को असर नहीं कर सकते कि हाँ भाई लाओ भाई जुडिशरी आज से न्याय भी मैं ही करूँगा, ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा जो आपके एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज़ हैं उन सब की बात कर रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड कितने भी, हाँ कैग को नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं कर सकते, ये सब जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपके एग्जीक्यूटिव सेक्शन में है उन सारी बॉडीज़ की जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह है उन सबको असर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और सारा का सारा पावर अपने पास ले सकते हैं या अपने द्वारा डेलीगेटेड किसी भी व्यक्ति के पास ये वो पावर दे सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर होता है, इट कैन बी डिसमिस, ठीक है, उनको डिसमिस किया जा सकता है, उनको डिसमिस जनरली कर दिया जाता है, सो ही विल बी डिसमिस, बट
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। उसको सस्पेंड किया जाता है जनरली, लेकिन डिसॉल्व करने के लिए एक अलग पूरा प्रक्रिया है, उसमें इलेक्शन कमीशन का भी पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। वो अलग तरीका है, वैसा नहीं किया जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके स्टेट लेजिस्लेचर को ऐसा कह दिया जाए कि हाँ भाई आप प्रेसिडेंट रूल लग गया, आप स्टेट लेजिस्लेचर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है, सारे एमपी एमएलए जितने भी एमपीज नहीं, जितने भी एमएलए से सब अपने अपने घर पे जाए, वड़ा पाव खाना खाए सो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसके बजाय स्टेट लेजिस्लेचर फंक्शनिंग नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, काम नहीं करेगा, वहाँ पे कोई लॉज वगैरह पास करने के लिए कोई नहीं आने वाला, वो खाली बंद रहेगा, मतलब ताला लगा रहेगा, कोई वहाँ पे जाने वाला नहीं है, एमएलए वगैरह वहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सारा का सारा काम कौन कर रहा है, आपके प्रेसिडेंट जी कर रहे हैं, और जो लॉ बनाने का काम था वो आपके पार्लियामेंट को ट्रांसफर कर दिया गया। सो ये मतलब जो सस्पेंड, ये पूरा का पूरा सस्पेंडेड रहेगा। जनरली इट इज सीन कि ये डिसमिस कर दिया जाएगा, इनको एबॉलिश कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा, बट इट इज़ नॉट द केस, ऐसा नहीं होता, उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता, ठीक है। जनरली इट इज सस्पेंडेड, और अगर बहुत समय बीत जाता है तो ही ऐसा केस होता है कि विथ ड्यू कंसिडरेशन, सारा कंसिडरेशन लेने के बाद न्यू जनरल इलेक्शन विल बी कॉल्ड, ओके। नेक्स्ट, ये आर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर केस, ये 1992 का केस है, रिमेंबर अच्छे तरीके से, अगर मुझे याद आ रहा है तो। अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर भी आप लोग याद करके रख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कौन से साल में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें यूपीएससी में आपको काम देते हैं, खासतौर से मेंस के एग्जाम में, ओके। सो 1992 में आई रिमेंबर ये हुआ था, 1992 या 93 में हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आपके प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए थे, कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन किए थे कि भाई जब आप प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम करने वाले हो तो उसका कुछ कुछ क्राइटेरिया होने वाला है, उस क्राइटेरिया का फुलफिलमेंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर प्रेसिडेंट रूल को हम लोग किसी भी समय पे क्वाश कर सकते हैं एंड री इंस्टेट कर सकते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। सो फर्स्ट, आपका प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है, बता दिया, ये पहले से मैंने बता दिया। नेक्स्ट, आपका सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट होना चाहिए, जो वो रेलिवेंट मटेरियल्स के ऊपर, ये रेलिवेंट जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट मटेरियल्स के ऊपर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आयुष्मान भारत का वो क्लॉजेस नहीं मान रहे तो हम इनके ऊपर प्रेसिडेंट रूल थोप देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ये इतना बड़ा कोई विवाद नहीं है, वो नहीं मान रहे, उनके यहाँ पे अपना कुछ चल रहा होगा, तो दैट इज वाई वो आपका बात नहीं मान रहे, तो नहीं मान रहे, तो इसकी वजह से आप उनके ऊपर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते, ठीक है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है जिसकी वजह से आप क्या बोलते हैं उसको जबरदस्ती वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, ओके। होप करता समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, सेंटर सेंटर मतलब यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर इसका बर्डन रखा गया है कि भाई जो रेलिवेंट मटेरियल्स दिए जा रहे हैं, जो मटेरियल्स दिए जा रहे हैं वो रेलिवेंट है कि नहीं इस एक्शन के लिए। एक्शन क्या है? प्रेसिडेंट रूल लगाना, ठीक है। वापस से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, बहुत अच्छा चीज़ है कि जो प्रेसिडेंट रूल लगाई गई है उसके एवज में जो आपने फैक्ट्स दिए हैं, जो पेपर्स दिए हैं, जो आपने आपके मटेरियल्स वगैरह सप्लाई किए हैं प्रेसिडेंट को और जुडिशरी को कि भाई ये बेसिस पे मैंने आपके प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन किया है, ये जो रेलिवेंट मटेरियल्स हैं वो इस काम के लिए मतलब प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए वैलिड होने चाहिए, उतना उनका अधिकार होना चाहिए, उतना फोर्स होना चाहिए, उतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि भाई प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए इन सब का मैंने लगाया था, और आप देख सकते हैं कि ये ग्रेविटी उतना होल्ड करते हैं कि भाई प्रेसिडेंट रूल हम लोग लगा दिए, ओके। दिस इज द प्राइम क्राइटेरिया, रेलिवेंट मटेरियल होना, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको रेलिवेंट के लिए बोला कि रेलिवेंट मटेरियल मतलब वो उसकी उतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कि भाई मेरा मन आया तो मैंने लगा दिया, मुझे लग रहा था इसके लिए मैंने लगा दिया, मैं खा रहा था, मेरे खाने में कंकड़ आ गया तो मेरे को मन किया मैंने स्टेट असेंबली में लगा दिया प्रेसिडेंट, ऐसे नहीं हो सकता, ओके। अपने मर्जी से नहीं कर सकते, वो रेलिवेंट मटेरियल देना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट ये भी क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कोर्ट जो है वो उस रेलिवेंट मटेरियल्स का या फिर जो मटेरियल्स हैं उनके रेलिवेंसी देखेगी, उनका ये नहीं देखेगी कि वो सही है कि गलत, समझ में आ रहा? मतलब गलत अगर पेपर उन्होंने सबमिट किया गया तो वो चेक नहीं करने वाली कि गलत पेपर है कि सही पेपर है, उन्होंने फैक्ट्स दिए गए हैं कि गलत दिए हैं सही दिए हैं, वो नहीं देखेगी, वो सिर्फ ये देखेगी कि भाई जो आपने रेलिवेंट मटेरियल्स दिए हैं वो वाकई में रेलिवेंट है कि वो इरेलीवेंट है, बेवजह के आपने अपने मन से किसी भी बेसिस पे इसको प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, वो सिर्फ रेलिवेंसी चेक करने वाली है, ना कि उसके सही या गलत होने का। अगर वो गलत निकलते हैं तो बाद में आप काउंटर क्लेम वगैरह करिए, उसके बेसिस पे फिर एक नया केस बनेगा, उस केस के अंदर फिर जाके भाई आपके जो मटेरियल्स आपने सप्लाई किए थे वो गलत थे, इस बेसिस पे हम लोग री इंस्टेट करते हैं गवर्नमेंट को, ऐसा किया जा सकता है, ओके। बट इट हैज नेवर बीन हैपन इन इंडिया, ओके। नेक्स्ट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी डिसॉल्व ओनली
आफ्टर द पार्लियामेंट अप्रूव प्रोक्लेमेशन, ठीक है। आपका जो प्रोक्लेमेशन था, प्रेसिडेंशियल रूल का जो प्रोक्लेमेशन है, उसको जो पार्लियामेंट अप्रूव कर देगी कि हाँ भाई हम लोग अप्रूव करते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों जन अप्रूवल दे देते हैं कि भाई हम लोग ने पास किया, स्टेट में आप इमरजेंसी लगा सकते हैं, इन दैट केस ओनली आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है? इससे पहले आप डिसॉल्व नहीं कर सकते कि हाँ मेरा मन कर रहा है अब इसमें प्रेसिडेंट रूल लग गया है तो आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर देना, ऐसा नहीं कर सकते आप। जब तक पार्लियामेंट की तरफ से उसको सैंक्शन नहीं मिल जाता तब तक उसको उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, अगर ये रीजन दिया गया आपके रेलिवेंट मटेरियल्स के अंदर जो सप्लाई किया गया उसमें एक रीजन दिया गया कि आपकी जो गवर्नमेंट है इट डजेंट हैज सपोर्ट, उसने उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का भी पीपल का कॉन्फिडेंस नहीं है और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस नहीं है गवर्नमेंट के अंदर। सो इन दैट केस आप अपने मर्जी से ये नहीं बता सकते, इसका फ्लोर चेकिंग होगा, ठीक है। फ्लोर चेकिंग क्या होगा, आप जाओगे हाउस में, असेंबली में बुलाओगे सबको और वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया जाएगा, ठीक है। इस एनसीएम को, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास होने के बाद अगर ये पास होता है तो ही गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया जाएगा, अदरवाइज अगर ये फेल होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो जाता है तो गवर्नमेंट विल बी रीइंस्टेटेड। रीइंस्टेटेड क्या, उसको डिसॉल्व ही नहीं किया जा रहा तो रीइंस्टेट जैसा कोई बात ही नहीं होता, वो वैसा कि वैसा रही चलती चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, दिस दिस शुड बी ऑलवेज बी डन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई क्या बोलते हैं नई सरकार आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्या बोलते हैं मेरे मन का नहीं हो रहा, ये जो मतलब ऐसा हो चुका है आपके इतिहास में, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि आपकी कांग्रेस सरकार जब आई थी, आपकी इंदिरा गांधी जी जब वापस से क्या बोलते हैं आई थी पावर में, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट थे जहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उन्होंने पूरे सारे के सारे स्टेट्स को, गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे व्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये हमारे आइडियाज़ को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम लोग मतलब इसके लिए मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया। ऐसा नहीं किया जा सकता, दिस कैन नॉट बी डन। आपका नई सरकार आई, नई पावर में आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पुरानी सारी सरकार के जो भी आइडियाज़ वगैरह होंगे उसको क्वॉश कर देंगे अपने मर्जी से करने वाले, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, दिस कैन नॉट हैपन। ओके, एंड लास्टली इसको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही सिर्फ यूज़ करना है। हमेशा मेरे मन आया चाय पीने के वक्त मन कर रहा है कि हाँ आज कुछ तूफानी करते हैं तो बस तूफानी कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। दिस कैन नॉट एंड नेवर कैन हैपन। ओके, आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में करना पड़ेगा, नहीं तो ये पता चला कि आपके यहाँ पे मतलब डेमोक्रेसी की मौकरी होती चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट, लास्ट आपके आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी विच हैज़ नेवर बीन अप्लाइड टू इंडिया, थैंक गॉड कि इसने कभी भी भारत के ऊपर हमारा परछाई इसकी नहीं पड़ी। सो इट इज़ वेरी वेरी वेलकम, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, इट शुड बी प्रेज्ड ऑफ। एंड राइट नाउ वी आर सो स्ट्रांग, वी आर सो फाइनेंशियल स्ट्रांग कि अगले 50 साल तो मुझे फाइनेंशियल इमरजेंसी का कहीं पे भी सुबुगाहट नहीं दिख रहा। ओके, सो इट इज़ मेंशन इन द आर्टिकल 360। ठीक है, ये क्या है पता, इसका समझ में आपको ये समझ में आना चाहिए, मतलब ऐसा कि आपके गवर्नमेंट के पास, आपके मतलब भारत के अंदर पैसे की कमी हो चुकी है, मतलब फाइनेंशियल मतलब करप्सी आप एक तरीके से होने जा रहे हैं, मतलब आपके इंपोर्ट्स ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। ठीक है, और जो एक्सपोर्ट्स मतलब आपने जो इंपोर्ट्स किए हैं उनको फाइनेंस करने के भी पैसे आपके पास नहीं है। समझ में आ रहा है? राइट नाउ जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो किस में होता है, डॉलर्स में होता है। ठीक है, तो आपके पास डॉलर कुछ बना के रखना पड़ता है, आपके पास कुछ फॉरेन करेंसी सजा के रखनी पड़ती है, संभाल के रखनी पड़ती है कि भाई इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करने वाले हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए करने वाले हैं। बट अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट होगा तो आपके यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज आने वाला है, इंपोर्ट होगा तो आपके यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज जाने वाला है। ठीक है, तो आपने एक्सपोर्ट कुछ कम ही करके रखा है और इंपोर्ट महा तेजी से बढ़ा के रखा है, तो इन दैट ऐसा केस आएगा कि आपके पास फॉरेक्स रिजर्व जो होगा वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको मेंटेन नहीं कर पाए तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाएगा एंड दिस कैन अल्टीमेटली लीड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब आपके पास पैसे की कमी हो जाएगी। आपको अपने, जैसे कि आप राइट नाउ केस देख सकते हैं, पाकिस्तान आपके बगल में है, आपके बगल में एक श्रीलंका है, दोनों भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, दोनों के जगह पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। ठीक है, उन लोग बुरी तरीके से मतलब आप लोग जानते होंगे क्या क्या दुर्दशा वहाँ पे हो रही है, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी से उन लोग गुजर रहे हैं। ठीक है, डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसने वाले थे, इंडिया ने पहले ही आगाह करके रखा था, लेकिन सुनते नहीं ना, सब लोग को अपना ही हीरो बनना है। ठीक है, सब अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है। ठीक है, बेवकूफ़ करके। ठीक है,
तो दिस इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी, दिस इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी कि भाई फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो भारत की क्रेडिट है वो उसको किसी भी तरीके से धक्का नहीं लगना चाहिए, वो खत्म नहीं हो जाना चाहिए, पता चला एकदम नील बटा सन्नाटा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, हाँ ये भी याद रखिएगा कि ये भारत के लिए सिर्फ नहीं है, भारत के किसी छोटे से एरिया के लिए भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई एक स्टेट है, वहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जानी पड़ जाए, ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी को एक छोटे से एरिया में भी लगाया जा सकता है कि हाँ वो स्टेट जो है वो अब फाइनेंशियली इतना डिपेंडेंट हो चुका है या फिर करप्ट हो चुका है, वो अब अपने आप को अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाया, तो इन दैट केस ऑल्सो फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी अप्लाइड इन दैट टेरिटरी ओनली। ओके, नेक्स्ट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, तो सेम वैसा ही जैसे मैंने आप लोग बताया कि ये भी आपका 2 मंथ्स के टेन्योर के अंदर इसको कर देना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी के बेसिस पे इसको भी कर देना चाहिए। ठीक है, सो इन दैट वैसे ही सेम टू सेम वैसा है जैसे पुराने वाले में मैंने आप लोगों को बताया, वैसा का वैसा इसमें भी होने वाला है कि भाई आपके लोकसभा अगर सेशन में नहीं है तो 6 महीने का वो सब एक्सटेंशन उसके अंदर करने हैं, उसके बीच में राज्यसभा का हो जाना, ये सब जो पुराने में था वो सेम टू सेम वैसा का वैसा है, यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग इसके साथ ये है कि आपका जैसे स्टेट इमरजेंसी जो होता है और आपके जो नेशनल इमरजेंसी है वो कुछ समय के बाद उनको रीप्रमलगेशन चाहिए होता है, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है, ये एक बार ही बस प्रमलगेट किया था, एक बार इसको पास किया गया आपके दोनों सदन की तरफ से। सो वंस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यूस टिल द आपके मतलब जब तक आपको ऐसा लगने जाता कि हाँ आप रिवोकेशन करना चाहिए, मतलब आपको नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब तक उनको नहीं लग जाता कि हाँ राइट नाउ इज द राइट टाइम टू रिवोक दिस फाइनेंशियल इमरजेंसी, तब तक उसको वैसा का वैसा चलने दिया जाएगा। ठीक है, इसको बार बार री प्रमलगेट करने के लिए कोई भी अलग से लॉ लाने की जरूरत नहीं, बार बार नए तरीके से उसको नया प्रोविजन बिल पास करने की जरूरत नहीं है, एक बार बस कर डाला, लाइव झींगा डाला, जब तक नहीं ठीक हो जाता तब तक वो करते रहेगा। ठीक है, दिस इज द इफेक्ट। ओके, तो इसको बार बार पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। होप कहता हूँ आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट इफेक्ट्स क्या होता है। ठीक है, तो इफेक्ट्स क्या होगा इसमें, एक सिंपली आपको मैं सिंपली अगर बता दूं याद रखने के लिए, तो कोई भी पद हो, किसी भी ओहदे पे हो, स्टेट को या किसी और यूनियन टेरिटरीज को या किसी को भी पैसे वैसे दिए जा रहे हैं या किसी को सैलरी दी जा रही है, किसी को पेंशन दिया जा रहा है, तो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर कर दी गई है तो इन दैट केस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो इन सारे पैसों को रोक सकती है। एकदम सिंपल आपको एकदम लॉजिकल अगर बता दूं तो किसी का भी पैसा रोक सकती है, हाफ कर सकती है, जितना परसेंट चाहे उतने परसेंट से रिड्यूस कर सकती है, जीरो भी कर सकती है, पेंशन वगैरह रोक सकती है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक रोक सकती है, जब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी वापस से रिकप नहीं कर लेती है। ओके, सो इट हैज़ ह्यूमंगस पावर, इसके बाद बहुत एक्सेप्शनल पावर्स हैं, एंड थैंक गॉड इट हैज़ नेवर बीन अप्लाइड टू इंडिया। बट आप लोग को यही समझना होगा कि पैसे बचाने के जितने भी तरकीब हो गए वो सारे के सारे कर सकती है। ठीक है, कि कोई भी एक्स्ट्रा नहीं किया जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा नहीं पे किया जाएगा। अगर स्टेट्स को अगर 42% जैसे अभी पे किया जाता है आपके सेंट्रल पूल में से, सो अगर वो चाहे तो 42 का 42 पूरा का पूरा सेंट्रल अपने पास रख ले और जैसे चाहे वैसे यूज़ करे, स्टेट को अठन्नी ना दे। ठीक है, ऐसे भी चीज़ें की जा सकती है। ओके, सो दिस आपका बारी बारी देख लेते हैं, 4 आपके प्रोविजन है। एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मतलब यूनियन का अथॉरिटी जो है वो आपके स्टेट के अंदर भी फाइनेंशियल मैटर में लागू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ सैलरीज अलाउंसेस किसी भी क्लास ऑफ द पर्सन, कोई भी क्लास ऑफ द पर्सन, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने वाले हो, सोच सकते हो कि आपका भी सैलरी कम किया जा सकता है, बट कोई बात नहीं। ओके, टाइम बिंग होता है, वैसे हो ही नहीं सकता भारत के अंदर, मैंने बताया तो अगले 50 साल नहीं होने वाला, तो आपकी तो पूरी जर्नी खत्म हो चुकी होगी तब तक। ओके, सो उसका मतलब सैलरीज वगैरह अलाउंसेस वगैरह कम किया जा सकता है। ओके, कोई भी मनी बिल, कोई भी फाइनेंस बिल जो कि किसी भी स्टेट में किसी भी यूनियन टेरिटरी में पास किया जा रहा है, उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखा जाएगा। ठीक है, कि भाई प्रेसिडेंट उसके ऊपर जब तक मुहर नहीं लगा देते कि हाँ भाई इतना पैसा है हम लोग इसको फाइनेंस कर सकते हैं, तब तक वो पैसा या फाइनेंशियल बिल जो है, मनी बिल जो है, उसको पास नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट किसी भी क्लास ऑफ द पर्सन जो कि यूनियन एंड क्या बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का तो ऑलरेडी हो चुका है, तो स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर भी कोई भी क्लास ऑफ द पर्सन, जैसे आपके ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर रहा है, IAS IPS IAFS वगैरह कोई भी हो, उन सब का भी अलाउंसेस पैसे सैलरी वगैरह कटिंग किया जाता है। इनफैक्ट स्टेट
आप चाहे तो जो जुडिशरी के आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका भी सैलरी वगैरह कम किया जा सकता है। ओके, सो दिस हैज़ अ वेरी वाइड रेंजिंग पावर्स एंड इन डेप्थ में इतना ही आपका मोस्टली है, ये सारा का सारा आप लोग देख सकते हैं। एंड थैंक गॉड इट हैज़ नेवर बीन अप्लाइड, तो इसकी वजह से आपको इसके वापस से पढ़ने की भी जरूरत नहीं। यूपीएससी ने इसके ऊपर बहुत रेयर ही कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंड जो भी क्वेश्चन पूछा है वो इसी 3-4 वर्डिंग्स वगैरह में से पूछा हुआ है, तो आप लोग का हो चुका है ऑलरेडी। ओके, बट फिर भी आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना ही पढ़ना है, एज आई सेड ऑलवेज। लक्ष्मीकांत को पढ़ डाला तो पॉलिटी झिंगा लाला। ओके, नेक्स्ट लास्ट आपको मैंने ये एक मुझे मिला तो मैंने इसको यहाँ पे चोरी करके कॉपी पेस्ट कर दिया। सो दिस इज द मतलब आप कह सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी आपके एमरजेंसीज हैं, तीनों एमरजेंसीज को कैसे कैसे बेसिस पे, ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन, पार्लियामेंट्री अप्रूवल कैसे होगा, रिवोकेशन प्रोक्लेमेशन कैसे किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे कब तक किया गया है, कब कब किया गया है, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कौन से आर्टिकल में, सब यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है। यू कैन वॉच इट वेरी आसानी से, आप उसको कहीं पे लिख के रख सकते हैं, फोटो खींच के रख सकते हैं, कहीं पे चार्ट बना के रख सकते हैं, बट इवन देन आपको लक्ष्मीकांत को पढ़ना है। ओके, चलिए इसी के साथ मैं करता हूँ, आप उससे कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू, मैं चलिए बाय।